अगली सुबह गांव में मानो हवा में ही काना फूसी बह रही थी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, कुएं पर पानी भरती औरतें, यहां तक कि खेत में हल चलाते किसान भी एक ही बात कर रहे थे। गिरधारी घर क्या लाया है देखना तो पड़ेगा। मुकुंदी काका, जो गांव के सबसे बड़े गपोड़िया माने जाते थे, ने तो ये भी कह डाला, सुना है पायल भी है और हार भी है। अरे भई, ये कैसा जादू है? कुएं के पास पानी भर रही औरतों ने हंसते हुए कहा, ये जादू नहीं, गिरधारी का दिमाग है, दोनों पत्नियों को खुश करने का नुस्खा। दूसरी बोली, अरे खुश कहाँ होंगी, अब तो रोज बारी बारी पहनने का झगड़ा होगा। गांव के बच्चे भी दरवाजे के पास मंडरा रहे थे, उम्मीद में कि कोई छनक या चमक की झलक मिल जाए। घर में सुबह कुछ अजीब सी शांति थी। सुगनी रसोई में रोटियां बेल रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार उस कपड़े में लिपटे गहने पर जा रही थी जो पिछले रात से अलमारी में रखा था। फूलबाई आंगन में कपड़े सुखा रही थी, मगर हर बार गहने का ख्याल आते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। गिरधारी को यह चुप्पी बड़ी खतरनाक लग रही थी। उसने सोचा, जब तक ये बोल नहीं रही हैं, इसका मतलब है कि दिमाग में कोई योजना पक रही है। नाश्ते के बाद गिरधारी चौपाल की तरफ चला गया। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, सुगनी ने फूलबाई को पुकारा, अरे फूलबाई, जरा इधर आ तो। फूलबाई चौकन्नी होकर आई, क्या है? सुगनी ने मीठी आवाज में कहा, देख बहन, तू हार पहनना चाहती है, मैं पायल, तो हम बारी बारी क्यों ना कर लें? फूलबाई ने भौएं चढ़ाईं, मतलब ये कि एक हफ्ते तू इसे गले में डाल, एक हफ्ता मैं पैरों में, किसी को शिकायत भी नहीं होगी। फूलबाई ने होंठ दबाकर हंसी छुपाई, अरे सुनने में तो अच्छा है, पर जब मैं गले में डालूंगी तेरे पायल का रंग फीका हो जाएगा, फिर तो बोलेगी। सुगनी को लगा कि ये बात में दम है, मगर उसने हार नहीं मानी। तो फिर तू 2 दिन पहन, मैं 2 दिन। फूलबाई बोली, अरे 2-2 दिन में तो ना हार का मजा आए ना पायल का। और ये बातचीत यहीं अटक गई। दोपहर में सुगनी ने मौका देखकर गहना निकाल लिया। उसने उसे अपने पैरों में पायल की तरह बांधा और आंगन में ऐसे चली जैसे सावन में मोर नाच रहा हो। घुंघरू की छनक पूरे मोहल्ले तक गूंज गई। गांव की औरतें आंगन की दीवार से झांकने लगी। अरे वाह, चांदी के साथ मोती भी कहां से लाई? सुगनी मुस्कुराकर बोली, गिरधारी जी लाए हैं, सावन के मेले से। फूलबाई को ये सब देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मन में ठान लिया, कल देख, गले में डालकर मैं निकलूंगी, फिर देखना सबकी नजर कहां जाएगी। अगले दिन सुबह फूलबाई ने सुगनी के उठने से पहले गहना निकाल लिया। उसने उसे गले में हार की तरह पहना और माथे पर हल्दी कुमकुम लगाकर मंदिर की तरफ निकल पड़ी। गांव के चबूतरे पर बैठी बुआ जी ने देखते ही कहा, अरे फूलबाई, तेरे गले में तो जैसे चांद उतर आया है। फूलबाई ने शर्माते हुए कहा, बस सावन का तोहफा है। वहां खड़ी सुगनी की सखी ने यह सब देखा और भागकर सुगनी को बता दिया। सुगनी का चेहरा लाल, अरे ये तो हार बनाकर घूम रही है, अब तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को गिरधारी घर आया तो देखा दोनों पत्नियां अलग अलग कोनों में बैठी हैं और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रही। गिरधारी ने चाय पीते पीते पूछा, क्या हुआ, सावन में ये सूखा कैसा? सुगनी बोली, आप ही बताइए, जो चीज मेरी थी उसे गले में डालकर कोई घूमे तो अच्छा लगता है। फूलबाई बोली, अरे मेरी भी तो हिस्सेदारी है, फिर मैं क्यों ना पहनूं? गिरधारी ने माथा पकड़ लिया, अरे मैंने तो सोचा था दोनों खुश होंगी, पर यहां तो तीसरा युद्ध शुरू हो गया है। अगली सुबह गिरधारी ने पंचायत जैसा माहौल बनाया। देखो, ये गहना एक है और तुम दोनों हो, तो 2 ही रास्ते हैं। एक, बारी बारी पहनना, दूसरा, इसे बेचकर 2 सस्ते गहने लेना। दोनों ने एक साथ कहा, बेचना नहीं। गिरधारी ने राहत की सांस ली, लेकिन यह भी समझ गया कि बारी बारी का मामला अब आसानी से नहीं होगा। उस दिन गांव में सावन की विशेष झांकी निकलनी थी। सुगनी और फूलबाई दोनों ही चाहती थीं कि गहना उसी दिन पहने, क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा अवसर था। सुबह से ही दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। सुगनी बोली, आज पायल पहनूंगी क्योंकि झांकी में मैं नाचूंगी। फूलबाई बोली, नहीं, आज हार पहनूंगी क्योंकि मैं पालकी में बैठकर पूजा करूंगी। गिरधारी बीच में पड़ा, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, झांकी में आधा रास्ता सुगनी पहनेगी, आधा रास्ता फूलबाई। झांकी शुरू हुई, ढोल नगाड़े बजने लगे और लोग नाचते गाते चल रहे थे। पहले आधे रास्ते में सुगनी ने पायल पहन ली। छनक सुनकर लोग उसकी तरफ देखने लगे।
गांव की बच्चियां उसके पीछे पीछे चलने लगी, मानो वो मुख्य नर्तकी हो। आधे रास्ते पर फूलबाई ने गहना गले में डाल लिया। अब सबकी नजर उसकी तरफ थी। गांव के लड़के तक कहने लगे, अरे ये हार तो जैसे धूप में सोना चमक रहा हो। दोनों ने अपनी अपनी जीत महसूस की, मगर लोगों की बातें सुनकर दोनों के मन में जलन भी जागी। लोग उसकी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं? झांकी के बाद गांव की दादी मां, जो सबको समझाने के लिए मशहूर थी, घर आईं। उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, अरे ये गहना गिरधारी ने दोनों के लिए लाया है। अगर तुम दोनों इसमें बराबरी ना कर पाई तो सावन का मजा खराब हो जाएगा। गहना तो मिट्टी है, असली गहना तो घर की शांति है। सुगनी और फूलबाई चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। गिरधारी को लगा कि दादी मां की बातें सुनकर अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसे क्या पता था कि अगले सावन के 30 त्योहार पर एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिससे न केवल गहना बल्कि उनका रिश्ता भी परीक्षा में पड़ जाएगा। गांव में सावन का रंग पूरे शबाब पर था। झूले पेड़ पेड़ पर डल चुके थे। हर घर में पकवानों की खुशबू तैर रही थी और औरतें तीज की तैयारी में लगी थीं। गिरधारी के घर भी रौनक थी, पर इस रौनक के नीचे एक हल्का सा तनाव बह रहा था। पायल हार का मामला अब तक पूरी तरह सुलझा नहीं था। सुगनी रसोई में बेसन के लड्डू बना रही थी। फूलबाई आंगन में झूला सजा रही थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानती थी कि तीज के दिन गहना कौन पहनेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। गांव की रिवायत थी कि तीज के दिन हर औरत अपने सबसे सुंदर गहने और कपड़े पहनकर नदी किनारे पूजा करने जाती है, और उस दिन की तस्वीरें गांव भर में चर्चा का विषय बनती थीं। गिरधारी को पहले से अंदाजा था कि उस दिन फिर वही पुराना झगड़ा होने वाला है, इसलिए उसने सोचा कि पहले ही कोई फैसला निकाल लिया जाए। शाम को उसने दोनों को बुलाया। देखो, 30 साल में एक बार आती है, गहना एक है, तुम दोनों हो, तो इस बार एक काम करते हैं, गहना लॉटरी से तय करेंगे। सुगनी और फूलबाई दोनों एक दूसरे को देखने लगी। फूलबाई बोली, मतलब? गिरधारी ने मुस्कुराकर कहा, मतलब ये कि चिट्ठी डालेंगे, जिस पर नाम निकलेगा वो तीज के दिन गहना पहनेगी। सुगनी को लगा कि यह ठीक है, पर अंदर से उसने सोचा, अगर मेरा नाम नहीं निकला तो? नहीं, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अगले दिन चौपाल पर बैठे मुकुंदी काका ने खबर फैला दी, अरे इस तीज पर गिरधारी के घर लॉटरी होगी, तय करने के लिए कि गहना कौन पहनेगा। अब गांव में मानो और भी रोमांच आ गया। औरतें कुएं पर पानी भरते समय अंदाजा लगाने लगी, मुझे लगता है सुगनी का नाम निकलेगा। अरे नहीं, फूलबाई का भाग्य तेज है। तीज से एक दिन पहले गिरधारी ने आंगन में एक मिट्टी का घड़ा रखा। उसमें 2 चिट्ठियां डाली, एक पर लिखा सुगनी, दूसरी पर फूलबाई। गांव की बुजुर्ग दादी मां को बुलाया गया ताकि सबको भरोसा रहे कि धांधली नहीं होगी। दादी मां ने आंखें मूंद कर एक चिट्ठी निकाली। सबकी सांसें थम गई। चिट्ठी खोली गई। फूलबाई लिखा था। फूलबाई के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सुगनी ने जबरन मुस्कान बनाते हुए कहा, अच्छा है, अगली तीज मेरी होगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया था कि वो ये गहना हर हाल में पहनेगी। रात को जब सब सो गए, सुगनी चुपके से उठी, आलमारी खोली और गहना निकालकर अपने पायल के साथ रख दिया। उसका इरादा था कि सुबह सुबह फूलबाई से पहले उठकर उसे पहन ले और कह दे, अरे मैंने तो सोचा था तुमने मना कर दिया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फूलबाई को भी अंदाजा था कि सुगनी कुछ कर सकती है, इसलिए उसने गहना पहले से ही अपने तकिए के नीचे छुपा रखा था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही फूलबाई उठ गई, नहा धोकर लाल चुनरी और हरी साड़ी पहन ली और गहना गले में डाल लिया। जब सुगनी उठी तो उसे देखकर उसकी आंखों में आग सी भर गई। सुगनी बोली, ये तो हद हो गई, लॉटरी तो दिखाने के लिए थी, असली खेल तो पहले ही खेल लिया। फूलबाई मुस्कुराकर बोली, अरे जीतने वाली का हक पहले से तय रहता है। नदी किनारे मेला लगा था। झूले झूलती औरतें, पकवानों की दुकानें, ढोलक की थाप और गीतों की गूंज, पूरा माहौल सावन की मस्ती में डूबा हुआ था। फूलबाई गहना पहनकर जैसे ही पहुंची, सबकी नजर उस पर टिक गई। औरतें कान में कहने लगी, वाह क्या गहना है, और फूलबाई पर तो सोने पे सुहागा। सुगनी थोड़ी दूर खड़ी थी, मनी मन जल रही थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि इस बार कुछ ऐसा करेगी कि फूलबाई की तारीफ का रंग फीका पड़ जाए। पूजा के बाद सब नदी किनारे झूला झूल रहे थे।
अचानक बच्चों का एक झुंड भागता हुआ आया और चिल्लाया, अरे फूलबाई का हाथ टूट गया। सब भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि गहने का धागा सच में टूट गया था और मोती चांदी के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। फूलबाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सुगनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अरे गहना तो गिरधारी जी ने हम दोनों के लिए लाया था। अच्छा हुआ कि आज टूट गया, वरना अगले साल मेरी बारी खराब हो जाती। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, ये तो बड़ी अनहोनी हुई, कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई। जब गिरधारी को खबर मिली वो भागा भागा आया, मोती और चांदी के टुकड़े इकट्ठा करके बोला, अरे ये तो कारीगर से ही बंधवाना पड़ेगा। फूलबाई की आंखों में आंसू थे, मेरी तीज का सारा मजा खराब हो गया। सुगनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाहर से सहानुभूति दिखा रही थी। अरे चिंता मत कर, गिरधारी जी से और अच्छा बनवा कर लाएंगे। गांव के एक बच्चे ने धीरे से गिरधारी के कान में कहा, काका मैंने देखा था, सुगनी काकी ने सुबह गहना मेज पर रखा था और कुछ धागा खींच रही थी। गिरधारी का माथा ठनका, तो ये सब इत्तेफाक नहीं था। वो चुप रहा, क्योंकि भीड़ के सामने बात बिगड़ सकती थी, पर उसने मन में ठान लिया था कि अब इस गहने की वजह से घर का माहौल जहर न बने। अगले दिन गिरधारी ने दोनों को बुलाया और कहा, देखो ये गहना तुम्हारे झगड़े की वजह बन गया है। मैंने सोचा था ये खुशियां लाएगा, पर यह तो रिश्ते में दरार डाल रहा है। सुगनी और फूलबाई चुप रही, दोनों के चेहरे पर हल्की सी शर्म झलक रही थी। गिरधारी ने गहना उठाया और बोला, इसकी असली कीमत सोना चांदी में नहीं, बल्कि इसमें है कि हम तीनों साथ में हंसते खेलते रहें। अगर इस गहने से वो हंसी छिन रही है तो इसे रखना बेकार है। गिरधारी गहना लेकर गांव के मंदिर पहुंचा और उसे भगवान को समर्पित कर दिया। गांव के पुजारी ने गंभीरता से कहा, इस गहने को अब हम सबकी भक्ति और घर की शांति का प्रतीक मानेंगे। ये गहना अब किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकता और प्रेम की निशानी है। गांव की औरतें चुपचाप सिर हिलाकर सहमत हो गई। सुगनी और फूलबाई ने भी मन ही मन इस निर्णय को स्वीकार किया। अब वे जानती थी कि गहना तो गया, पर उनका प्यार और सम्मान एक दूसरे के लिए रहना जरूरी है। तीज के दिन वे साथ बैठकर पूजा करती, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और कहती, ये गहना तो अब मंदिर का है, लेकिन गिरधारी हमारा है। कहानी का सार, जब कोई वस्तु रिश्तों से बड़ी हो जाए तो वो वस्तु नहीं, अहंकार बन जाती है। सच्चा गहना वो होता है जो रिश्तों को जोड़ता और संजोता है। इसलिए प्यार और समझदारी को सबसे बड़ा गहना समझो।